We move to the public forum, and for that, can we have the chairperson and chief resource person, Dr. Pramila Modi. Can I request Dr. Charu Modi ma'am to please take the proceedings further? गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पब्लिक फोरम कार्यक्रम में, जिसको हम सार्वजनिक मंच बोलते हैं हिंदी में। पब्लिक फोरम यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जो कि हमारी मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन वो पब्लिक को जानना ज़रूरी है। मेडिकल वाली जो टर्म्स हैं वो तो हम लोग डॉक्टर लोगों ने 2 दिन की कार्यशाला में गोष्ठी हुई हमारी साइंटिफिक प्रोग्राम की, वो हम लोगों ने किया। लेकिन एक आज ऐसा विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस एडोलेसेंट हेल्थ यानी किशोर एवं किशोरियों के स्वास्थ्य के संबंधी जानकारियाँ या कोई बीमारी, तो उसको कैसे टैकल करा जाए। हमने देखा है कि ख़ास तौर से किशोरावस्था की जो लड़कियां होती हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यानी उनको मासिक संबंधी कुछ विकार होते हैं। कभी कभी हमने बहुत सारे विषयों पे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक के समय क्या स्वच्छता बरतनी चाहिए और कैसे खान पान रखना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस विषय पे हम लोगों ने अनेकों बार गोष्ठी आयोजन की है और इस पर चर्चा की है। लेकिन आज का विषय जो है वो है एडोलेसेंट हेल्थ, और मेनली हम लोग एडोलेसेंट बच्चियों के लिए, जो कि स्कूल गर्ल्स हैं हमारी, जो यहाँ पर आई हुई हैं। आपको धन्यवाद और वेलकम करेंगी डॉक्टर प्रमिला मोदी बाद में इस सत्र के शुरुआत में। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, आज इस गोष्ठी का मेन उद्देश्य, मेन सब्जेक्ट जो है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। यानी बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, तो उनके ऊपर कुछ मानसिक तनाव भी रहता है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस सोशल मीडिया, हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो इसके क्या कुप्रभाव, अच्छाई तो बहुत है सोशल मीडिया की, लेकिन साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इन्हीं सब संबंधों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने पब्लिक फोरम कार्यक्रम में। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी इस पब्लिक अवेयरनेस कमेटी की, पब्लिक फोरम कमेटी की अध्यक्षा डॉक्टर मिसेस प्रमिला मोदी को, जो कि ऑलरेडी मंच पर है। मैडम, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस कार्यक्रम यानी कि पब्लिक फोरम का जो पैनल है, उसके हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर्स हैं जो कि इस कार्यक्रम को मॉडरेट करेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट 3 मॉडरेटर्स। द फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर नीलम। डॉक्टर नीलम कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर नीलम हमारी सोसाइटी की पास्ट प्रेसिडेंट है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर। वो भी आज की मॉडरेटर हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर शिप्रा। डॉक्टर शिप्रा एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ये सब आए दिन एडोलेसेंट लड़कियों की कंडीशन से, उनके पास बहुत बच्चे आते हैं, इन सब से जूझती रहती हैं। वी वेलकम यू मैडम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर विनीता। डॉक्टर विनीता, आपका स्वागत है। हमारे 3 मॉडरेटर्स जो कि उस पर चर्चा करेंगे ये सब चीज़ों के लिए। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी सोसाइटी की अध्यक्षा, द प्रेसिडेंट ऑफ पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर मीना सामंत। मैडम, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कम। Next in the series, I would like to invite Dr. Supriya Jaiswal, who is the organizing secretary. She'll be joining. Oh, she has come. Madam, you are requested to kindly come. एक ज़ोरदार तालियों के साथ अब सबका स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पब्लिक फोरम की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रमिला मोदी को माइक हैंड ओवर करती हूँ। मैडम, ठीक। इसके आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने 5 लर्नेड पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगी मिसेस रूबी रानी सिंह। मैडम, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कम। वो एक प्रिंसिपल हैं सेंट एल्बर्ट्स हाई स्कूल पटना की। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली टीचर भी रही हैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट की, और जो भी बच्चे या उनके पेरेंट्स सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में उनके बच्चे पढ़ते हैं वो शायद मैडम को बहुत अच्छे से जानते हो। मैडम, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कम ऑन द स्टेज।
Then I would like to invite a mother. Mother is represented by Mrs. Pooja Kedia. श्रीमती पूजा केडिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं. शी इज इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ चाणक्य प्राइड, अ वेरी सोशल एक्टिविस्ट, बहुत ही कार्य करती रहती हैं सोशल कार्यक्रम में. मैडम, आपका भी स्वागत है. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस मनीषा गुप्ता. मिसेस मनीषा गुप्ता जो हैं वो एक काउंसलर हैं, बहुत ही अच्छी काउंसलर हैं और उन्होंने अपना काफ़ी समय काउंसलिंग के क्षेत्र में दिया है. बहुत उनको बच्चों की काउंसलिंग, बड़ों की काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, सोशल हेल्थ इश्यूज़, सब पे वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करती रहती हैं और बहुत ही अच्छी अपना उन्होंने फील्ड में नाम कमाया है. आई वेलकम यू मिसेस मनीषा. देन आई वुड लाइक टू इनवाइट a representative from electronic and print media, श्री अनिल कुमार तिवारी जी. मुझे लगता है वो अभी शायद रास्ते में है. ही विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. अब पांचवी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि क्योंकि किशोरियों की समस्याओं के पास सबसे पहले वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, तो हमारे पैनल में एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर जरीन रहमान. Madam, you are requested to kindly come on the stage. She is the past secretary of our ISOPARP society and a very active member. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सारे हमारे चेयरपर्सन, पैनलिस्ट, मॉडरेटर्स, सब लोग मंच पर हैं. मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी आज की एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला मैडम को. मैडम, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कम ऑन द स्टेज. मैडम इज द पास्ट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम्स न्यू दिल्ली और बहुत ही ज़्यादा कार्यक्रम करती हैं किशोर एवं किशोरियों के स्वास्थ्य पे. मैडम का बहुत काम है, बहुत रिसर्च है और बहुत ही सोशली एक्टिव भी है. मैडम, हम आपको आमंत्रित करते हैं एज एक्सपर्ट. एंड वो अभी हमारी फॉक्सी जो हमारी सोसाइटी है उसकी अभी एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारी इंचार्ज हैं एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी की. वी वेलकम यू मैडम. अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर प्रमिला मोदी को. प्लीज हैव योर सीट. बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए सब कोई. ओम ओम ओम. शुरू करती हूँ अंग्रेजी से, तुरंत मैं हिंदी में उतर जाऊंगी, ये मेरा वादा है. क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, उसका कारण ये है कि मुझे मेरी एक बंधु जो आई हुई है, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बहुत खुले दिल से मुझसे कहा कि मैडम, आप लोग बुलाती हैं और अंग्रेज़ी में बात करती हैं तो आधी बात तो हम लोग को समझ में नहीं आती है. पब्लिक फोरम का, पब्लिक फोरम में पब्लिक अगर बात नहीं समझे, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा. मैंने एक चैलेंज लिया, इस बार हम लोग पब्लिक फोरम अपनी भाषा हिंदी में करेंगे. और इसी चीज़ के चलते थोड़ा हम लोग अगर इधर से उधर हो जाए शब्दों के इस्तेमाल में तो कृपया माफ़ करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा. ये तो हमारी अपनी परिवार के लोग बैठे हुए हैं. आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय, जो सबसे सीनियर अभी हम लोगों में बैठी हैं, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, हमारे सब डॉक्टर कोलीग्स, डेलीगेट्स, प्रेसिडेंट जो हमारी संस्था पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की डॉक्टर मीना सामंत, और जो हमने अभी अनाउंस किया था चारू ने कि डॉक्टर सरवरी सुप्रिया सरवरी. वी वेलकम यू ऑल मैडम एंड यू हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम. अरवरी, सुप्रिया अरवरी, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन मेरा हो गया था. और आज के जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, यही सितारे हैं आज के, और ये बैठे हैं प्रश्न पूछने वाले मॉडरेटर्स. 3 मॉडरेटर्स हैं, ये प्रश्न करेंगे. चारू ने ठीक से बताया है कि क्या करने जा रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगी
कि फॉक्सी नायकॉन आप सब जगह लिखा हुआ देखेंगे कि सार्वजनिक मंच देखिए हिंदी है, पब्लिक फोरम का हिंदी है, वो चुन चुन के शब्द निकाले गए हैं। सार्वजनिक मंच समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं आधुनिक युग में किशोरियों का स्वास्थ्य एक नया रूप के बारे में चर्चा करने के उद्देश्य से एकत्रित होने के लिए आप सभी को अभिनंदन करती हूँ तथा आपका स्वागत करती हूँ। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर लोग, गैर सरकारी संगठन और सरकार को तो करना ही है, हम सबको भी इसकी संयुक्त जिम्मेवारी निभानी है। सब उनके माथे नहीं थोपना है, हमें भी इसमें काम करना है कि हमारे एडोलेसेंट किशोरियों की जो समस्याएं हैं उसको हमें दूर करना है। हम अपनी युवा एडोलेसेंट आबादी की देखभाल करें, क्योंकि क्या कारण है आज हमने इसको लिया है। पहले ही मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको बिल्कुल सामाजिक रूप से बिल्कुल एक मंच पे हम लोगों ने हिंदी में पब्लिक फोरम के रूप में कभी कहा नहीं है। कहा है क्या? पिछले कई बारों से हम लोगों ने कहा है कि मासिक धर्म में क्या करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, कैसे उन लोगों को समझाना है, न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए, पढ़ाई के बारे इत्यादि। यहाँ एक मुद्दा ही अलग है। देखभाल इसलिए करना जरूरी है कि 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग वाले हमारे देश में 253 मिलियन एडोलेसेंट आबादी ही भारत का भविष्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था युवान देश है हमारा, जवान है, क्योंकि हमारे बहुत जवान लोग हैं यहाँ पर। इस आबादी का लगभग 47% हिस्सा किसके कंधों पर है? लड़कियों के कंधों पर है। तो सोचिए ये जिम्मेवारी तो दुगनी हो गई, और हमें इसी कारण से इसको रखना पड़ा है कि कुछ ऐसे मुद्दे जो आज अभी चर्चा में आएंगे वो आपको लगा कुछ अटपटा होगा, लेकिन नहीं है। और आज सुबह से सत्र चल रहा था एडोलेसेंट्स के बारे में ही, कहूँगी तो मुझे आपको आश्चर्य लगेगा। टीनेज प्रेगनेंसी अभी 20 साल भी नहीं हुआ है, 19 साल के अंदर में बच्चियां जो हैं प्रेग्नेंट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ये बढ़ रहा है, न केवल भारत में, ये तो विश्व में एक वायरल डिजीज़ के समान फैल रहा है। और इससे क्या है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों तकलीफ होने लगती है। सुना है आपने कि सुइसाइडल हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, बात नहीं करती हैं, साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। इन सब चर्च में एक एक नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसी के चलते हमने इसी थीम को सुना है। अंग्रेजी में कहूँ तो इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। किस विषय में? पहनने ओढ़ने में, घूमने में, इन सब बातों में तो मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। और उन लोग जो शिकार हो रही हैं शर्म के मारे बताती नहीं है, तो आज खुल्लम खुल्ला हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए। हमारे NGOs जो सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं, आप पीछे जरा मुड़ के अगर देखेंगे, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज येलो चेयर्स। पीली कुर्सियों लगा दिया गया कि मुझे अंदाज था कि कुछ 60-70 बच्चियाँ आएंगी शायद, तो आई हैं। डॉक्टर जरी ने बताया है गिन करके 80 लड़कियां आई हैं डिफरेंट स्कूल्स के। मैं सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद न केवल अभी दे रही हूँ, बल्कि पत्र द्वारा भी कुछ लोग नहीं आई हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ। एक उपस्थित है मिसेस रूबी, सेंट एडवर्ड स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बाकी जितने भी हमारे बंधु आए हुए हैं, आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्लियर कट समझ लिए कि ये 3 जो हमारे मॉडरेटर्स हैं ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग भगवान का नाम लिए बिना कुछ ये एक ऐसा बात बोलने जा रहे हैं, सब अजीब लग रहा है, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। सो दीप प्रज्वलन की एक प्रथा हमारे संस्कार में है, उसी को पहले हम लोग कर लेते हैं। मैं सब लोग ऊपर ही है ना? हाँ, अब तुम बोलो।
थैंक यू मैडम। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी जनों को आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। आई इनवाइट एवरीवन फॉर लाइटिंग ऑफ लैम्प। प्लीज कम। श्री अनिल कुमार तिवारी जी भी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है। सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, कुंडल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लाइटिंग ऑफ द लैम्प सेरेमनी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर मीना सामंत को कि कृपया वो आएं और कुछ स्वागत भाषण में कहें। नमस्कार, गुड इवनिंग। दूर दूर स्कूलों से और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे गेस्ट्स, हमारे किशोर किशोरियों को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पैनलिस्ट, हमारे एकदम आदरणीय सीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं। शांति रॉय मैडम, मंजू मैडम, अनीता मैडम, मोदी मैडम, अलका दी, नीलम दी, ऑल आर पास्ट प्रेसिडेंट्स, फॉक्सी के बहुत सीनियर मेंबर्स हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नीरजा भाटला जी। और आज मैडम मोदी ने बहुत एक अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से किया हुआ है, उसका मैसेज दूर दूर जाए। और इसी उम्मीद के साथ बिना ज़्यादा समय लिए हुए आप सबका एक बार और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। नाउ आई इनवाइट, हम अपनी सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट और इस आज के फॉक्सी नैकॉन कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यानी कि सचिव, जो आज की कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया आएँ और 2 शब्द बोलें। थैंक यू चारू। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ देख कर कि मैंने जो सोचा था कि ये पब्लिक फोरम हमारा इतना सक्सेसफुल हो, बिकॉज आई लव टू गो टू स्कूल्स और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैडम ने इतना एफर्ट लगाया सारे लोगों को बुलाकर, और बच्चियां भी आई हुई हैं। तो आई थिंक दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एडोलेसेंट हेल्थ कमिटी की चेयरपर्सन होने के नाते मुझे जो ये दिया गया था ये प्रभार, बट इट इज गोइंग ऑन वेरी वेल विद दिस पब्लिक फोरम। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ अस, स्पेशली माई मेंटर्स Dr. Padmashri, Dr. Shanti Roy Madam, Dr. Manju Geeta Mishra Madam, Dr. Anita Singh Madam, and everybody who is present here. I pay my regards to Dr. Meena Samant and all the organizing team, especially Dr. Pramila Modi Madam, along with her team, Dr. Neelam, Dr. Charu Modi, Dr. Vinita, Dr. Shipra. Shipra, I usually call her Supriya because identical names. सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम लोग कार्यक्रम को आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम। तो इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम के बाद मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी माइक डॉक्टर प्रमिला मोदी मैडम को।
मुझे कुछ खास बताना नहीं है। मैं अब माइक हैंड ओवर करती हूँ हमारे मॉडरेटर्स को। नीलम बीइंग सीनियर, नाउ फर्स्ट आई हैंड ओवर द माइक टू यू। यू प्लीज गो अहेड विद द प्रोग्राम एंड माइंड यू, आप सबके लिए है कि 4 मिनट की अवधि है अपना जवाब देने के लिए। हेलो, चलो। थैंक यू प्रमिला दी। तो अब बिना कुछ समय आगे उसको बर्बाद किए हुए, सबसे पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर जरीन रहमान जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे है। आज के सत्र में और ऐसे भी हम लोगों ने किशोरावस्था में गर्भावस्था विश्व स्तर पर एक ज्वलंत विषय है और हम लोगों ने आज इसकी बहुत चर्चा भी की है और यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और इसका प्रभाव गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि इसके क्या कारण हैं और उसके लिए आपका क्या सुझाव है? थैंक यू डॉक्टर नीलम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम सभी लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं और स्पेशली हमारे खुसूसी मेहमान स्कूल गर्ल्स एंड टीचर्स को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी डॉक्टर प्रमिला मोदी मैडम को जो अभी चेयरपर्सन पब्लिक फोरम की हैं, जिन्होंने बड़े मेहनत से खूबसूरती के साथ एडोलेसेंट हेल्थ पर पब्लिक फोरम को अंजाम दिया है और मुझे डॉक्टर की तरफ से एक पैनलिस्ट बनाया का दर्जा दिया है। थैंक यू मैडम। तीनों मॉडरेटर्स को स्पेशल थैंक्स, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर शिप्रा, डॉक्टर विनीता कुमारी एंड मास्टर ऑफ सेरेमनी चारू मोदी को। और मैं एहसानमंद हूँ पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की डॉक्टर सुप्रिया और डॉक्टर मीना जो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक फोरम का स्लॉट दिया है। तो डॉक्टर नीलम का क्वेश्चन है कि एडोलेसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बर्निंग टॉपिक है पूरे वर्ल्ड में और एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। इसके क्या रीज़न्स हैं और इसका क्या ख़राब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो टीनेज प्रेगनेंसी तो पूरे विश्व में एक समस्या है ही, जिसका मातृ स्वास्थ्य पर, मैटरनल हेल्थ पर गंभीर प्रभाव होता है, जिसके कारण उनके सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी उल्टे होते हैं। ये क्या होता है ये टीनेज प्रेगनेंसी? WHO 2024 के डेफिनेशन के अनुसार 10 से 19 वर्ष की लड़कियां के प्रेगनेंसी को टीनेज प्रेगनेंसी या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, 230 मिलियन। और टीनेज प्रेगनेंसी अभी मैंने कॉन्फ्रेंस में सुना है बिहार में बहुत ज़्यादा है और भी स्टेट्स में है, 11% है। तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 4 मिलियन लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं प्रति वर्ष, तो ये काफ़ी बड़ा तादाद है। और टीनेज प्रेगनेंसी के जैसे डॉक्टर नीलम ने पूछा है अलग अलग कारण हैं। भारत में विवाह की कानूनी उम्र यद्यपि 18 वर्ष तय की गई है, लेकिन बहुत परिवार में जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हैं और गांव में रहते हैं उनकी बेटियों का विवाह अक्सर 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। किशोरियों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन का अभाव होता है, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कि गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन के इस्तेमाल से जुड़ा डर कि इससे भविष्य में प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण वो गर्भ निरोधक नहीं उपयोग करती हैं। दुख की बात तो ये है कि ये टीनेज प्रेगनेंसी अनचाहे, ज़्यादातर अनचाहे होते हैं, जो यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज़ और यौन ज़बरदस्ती, सेक्सुअल वायलेंस के परिणाम होते हैं। तो ये सब कारण हैं और टीनेज प्रेगनेंसी की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये लड़कियां फिज़िकली और मेंटली प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं रहती हैं। इसी कारण प्रेगनेंसी और डिलीवरी उनके स्वास्थ्य पर बहुत ख़राब असर करता है। तो इन लड़कियों में या तो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यानी स्वतः गर्भपात या नियोजित गर्भपात, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जो कभी कभी बहुत असुरक्षित होता है, अनसेफ होता है और मैटरनल इन्फेक्शन और सेप्सिस के कारण बन जाते हैं। देखा जाता है कि इन लड़कियों में हाइपरटेंशन,
एक्लेम्शिया, प्री टर्म डिलीवरी मतलब चमकी आना, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, अनीमिया, खून की कमी और प्रेगनेंसी की अन्य समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका फिजिकल डेवलपमेंट पूरा नहीं होने के कारण बर्थ ट्रॉमा यानी डिलीवरी के दौरान जेनाइटल इंजरी या चोट ज़्यादा होती है एवं अधिकतर खून गिरने के कारण मृत्यु की संभावना ज़्यादा हो जाती है। टीनेज प्रेगनेंसी माँ की मृत्यु मैटरनल डेथ का खतरा 4 गुना अधिक होता है और नवजात शिशु यानी नियोनेटल डेथ भी 50% ज़्यादा होती है। डिलीवरी के बाद भी इनमें डिप्रेशन, मेंटल इलनेस एवं सुसाइड का खतरा अधिक होता है। कम शिक्षा यानी कि स्कूल भी वो लोग छोड़ देती हैं और ख़राब स्वास्थ्य से आगे चलकर उनकी आमदनी के अवसर भी कम हो जाते हैं और इनकी ज़िंदगी और भी कठिन हो जाती है। तो निष्कर्ष ये है कि किसी भी राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास उसके एडोलेसेंट पॉपुलेशन पर निर्भर करता है, ये हम लोग जानते हैं। अतः अगर हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ होगी तो भविष्य की पीढ़ियां और देश भी स्वस्थ होगा। इसलिए 10 से 19 साल की एडोलेसेंट एज ग्रुप पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर जरीन, बहुत अच्छा आपने कहा। और ये सब सचमुच टीन एज प्रेगनेंसी मतलब 11 से 19 साल के बच्चियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लो डॉक्टर, अब डॉक्टर शिप्रा। अगला प्रश्न श्रीमती रूबी रानी सिंह से है। किशोरियों को सही राह पर ले जाने और उनका मार्गदर्शन करने में शिक्षकों की क्या भूमिका है? थैंक यू डॉक्टर शिप्रा। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है किशोर अवस्था और स्वास्थ्य। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। 10 साल से 19 साल की उम्र को किशोर अवस्था कहते हैं। ये 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। 10 साल से 13 साल की उम्र को हम अर्ली एडोलेसेंस कहते हैं। 14 से 17 साल को हम मिडिल एडोलेसेंस कहते हैं और 18-19 साल की उम्र को हम यंग अडल्ट्स कहते हैं। इस अवधि में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उनका शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। यही वो अवस्था है जब बच्चे या बच्चियां अपना ज़्यादातर समय स्कूल और कॉलेजों में बिताते हैं। तो जाहिर है कि उनके शिक्षकों का जो प्रभाव है उन पे बहुत गहरा होता है। किशोर अवस्था में बच्चों को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है जो उन्हें शिक्षकों से मिलता है, शिक्षकों या शिक्षिकाओं से मिलता है। इसके अलावा हमारे समाज में भी शिक्षकों की बहुत ही बड़ी भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश देते हैं। यही नहीं, जो शिक्षक हैं वो हमारे बच्चों के रुचियों को, उनकी क्षमताओं को अच्छी तरह समझते हैं और यही नहीं, उनकी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। इस वजह से शिक्षकों का प्रभाव हमारे छात्रों पे या हमारे बच्चियों पे बहुत गहरा होता है। यही नहीं, शिक्षक जो हैं वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और रचनात्मक कार्य के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक अच्छी शिक्षिका या शिक्षक अपने धैर्य, अपने सहानुभूति और अपनी सूझबूझ से बच्चों का संपूर्ण विकास करती हैं। वह उनकी मनोस्थिति को अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर समय अपने स्कूल और कॉलेजों में बिताते हैं, तो ऑब्वियसली शिक्षक जो हैं या शिक्षिकाएं जो हैं उनकी मनोस्थिति को अच्छी तरह समझती हैं। पढ़ाई के साथ साथ वे छात्रों के व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी जो छात्राएं हैं वो कुछ समस्याएं हैं उनकी जो वो अपने परिवार वालों से, अपनी मदर से या अपने घर वालों से शेयर नहीं करती, लेकिन वो शिक्षिकाओं से ज़रूर शेयर करती हैं, क्योंकि एक दोनों के बीच एक कनेक्ट बना हुआ रहता है। किशोर अवस्था बहुत जिज्ञासा होती है
बच्चों को किशोर अवस्था में बहुत जिज्ञासा होती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे माहवारी को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर और अपने करियर का डिसीजन को लेने में। इसमें शिक्षकों का जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कबीर दास ने भी कहा है, हम सब पढ़े हुए हैं कबीर के दोहे, उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर है जिसमें वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि शिक्षकों का जो मार्गदर्शन है वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अगला प्रश्न डॉक्टर विनीता के द्वारा। मेरा प्रश्न मनीषा गुप्ता जी से है। डिजिटल लत और टेक्नोलॉजी के अत्यधिक उपयोग से आपका क्या तात्पर्य है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत बुकिश आंसर नहीं देना चाहूँगी मैं, अपने लैंग्वेज में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ कि डिजिटल एडिक्शन है क्या। पहले तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम डिजिटल एडिक्शन की बात ही क्यों कर रहे हैं। अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो अपने डिवाइसेस से अभी लॉग इन किए हुए हैं। इधर वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या फेसबुक चेक कर रहे हैं या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके सब्सक्राइबर कितने हैं। खाली इंस्टाग्राम पे 3 बिलियन सब्सक्राइबर और फेसबुक पे 5 बिलियन सब्सक्राइबर, और फोर्टनाइट करके एक गेम आती है जो काफ़ी एडिक्टिव है, उसमें 120 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आज की डेट में डिवाइसेस जो हैं वो हमने एज यंग एज 2 से 4 साल के बच्चों के हाथ में पकड़ा दिए हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्वेश्चन ही क्यों अराइज कर रहे हैं। क्या हम डेलिब्रेटली खुद एक एडिक्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। अब एडिक्शन होता क्या है? अगर मैं DSM-5 की बात करूं, जो साइकोलॉजिस्ट वर्ड में बाइबल मानी जाती है, तो उसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से अगर किसी 5 पॉइंट पे आप टिक मार्क लगा दें तो आप एडिक्ट हैं। पर वो उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगी क्योंकि दैट वुड नॉट बी अ ईजी वे टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ बच्चे बैठे हैं। अब एडिक्शन क्या है, इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताना चाहूँगी। एडिक्शन है ब्रेन का स्ट्रगल टू कंट्रोल। जब ब्रेन स्ट्रगल करता है कंट्रोल करने के लिए किसी भी इम्पल्स को, किसी भी सब्सटेंस यूज़ को या किसी भी बिहेवियर को, और वो उसमें हार जाता है तो एडिक्शन है। और अगर वो उसमें हारता नहीं है, ब्रेन उसको जीत लेता है, तो एडिक्शन नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। सपोज़ एक 17 ईयर ओल्ड बच्चा है, वो स्कूल से आया है और उसको गेम खेलने की अर्ज हो रही है। अब उसने गेम खेलना स्टार्ट किया ये सोच के कि मैं 1 घंटा गेम खेलूँगा और उसके बाद मेरी मदर ने मुझे कुछ काम दिया है, मैं वो करूँगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड आज बहुत अपसेट था, उससे कॉल पे बात करूँगा, और कल मेरा असाइनमेंट सबमिशन है, मैं वो करूँगा। अब ये जो बच्चा है ये 1 घंटे के लिए बैठता है गेम खेलने। 1 घंटा छोड़ के उसको शायद 2 घंटे हो गए हैं, बट स्टिल वो उठ जाता है वो गेम खेलकर और वो अपने सारे पेंडिंग काम कर लेता है। तो यहाँ ब्रेन सक्षम है अपने आप को कंट्रोल करने में। तो ये बच्चा एडिक्ट नहीं है, माइट बी ओवर यूज है यहाँ पे, पर एडिक्ट नहीं है ये बच्चा। अब एडिक्ट कौन है? सेम बच्चा है, स्कूल से आया, उसने अपना सोचा कि वो 1 घंटा गेम खेलेगा। अब उसको गेम खेलते हुए 3 घंटे हो गए हैं और उसको दिमाग में आ रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड को फ़ोन करना था, मगर उसका दिमाग उसको पुश कर रहा है कि नहीं, कल बात कर लूँगा। अब वो सोच रहा है कि मेरी मदर ने मुझे कुछ काम दिए थे, मुझे वो काम करने ज़रूरी हैं, पर दिमाग क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा डांट देगी। तीसरा, उसको मालूम है मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रही है, पर ब्रेन कह रहा है उसको कोई बात नहीं, कल स्कूल ही नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे ब्रेन धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा है। अब उसको गेम खेलते हुए 5 घंटे हो गए हैं, उसकी आइज़ में स्ट्रेन पड़ रहा है, स्टिल ही कंटिन्यूज टू प्ले। अब उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, स्टिल ही कंटिन्यूज टू प्ले। तो दिस इज एडिक्शन। यहाँ पे ब्रेन टोटली अपना लॉस कर चुका है कंट्रोल ऑन द इम्पल्स।
अब ये एडिक्शन होती क्यों है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन होती है जब हमारे ब्रेन में डोपामिन, आपने आजकल सबने सुना होगा, हर इंस्टाग्राम रील पे हम डोपामिन के बारे में बात करते हैं। तो जब डोपामिन लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम हैप्पी हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ये जो है ये हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है जब हम कोई बहुत खुशी वाला काम करते हैं, बहुत प्लेजर वाला काम करते हैं। और इसका नाम है रिवॉर्ड हार्मोन। ये रिवॉर्ड भी देता है ब्रेन को। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है, जिसका किसी को नहीं पता है, वो है परस्यूट टू प्लेजर। दैट मीन्स इस काम को और करो, जब तक हमें वैसा प्लेजर नहीं मिलता इस काम को रिपीट में करते रहो। तो जब आपका ब्रेन एडिक्ट बन जाता है तो ये थोड़े से प्लेजर से खुश नहीं होता है, इसको बहुत सारा स्टिमुलाई चाहिए, क्योंकि इसका रिवॉर्ड सिस्टम, इसका हैप्पीनेस सब खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारा स्टिमुलाई खोजता है वहाँ पे, और बहुत सारा स्टिमुलाई जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि मैडम इसको अब कंक्लूड कीजिए आप प्लीज अपने को फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने गेम की बात की थी, यहाँ पर भी हम गेम खेलेंगे थोड़ा सा। 4 मिनट का टाइमर आपके सामने है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि सच में हम डिजिटलाइजेशन से अपने आप को सेपरेट तो नहीं कर सकते हैं, एडिक्शन को हम ज़रूर दूर कर सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन जो है वो हमारी चॉइस बनती जा रही है कि हम कितना रेगुलेट करें अपने आप को ऑन स्क्रीन्स। थैंक यू। मनीषा जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया। इच्छा तो थी कि आपको सुनते रहें, मगर समय की कमी के चलते। अगला प्रश्न अनिल तिवारी जी से है कि अभी हम लोगों ने सुना सोशल मीडिया के बारे में, तो अब है कि किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप इसके बारे में बताएं। और कृपया 4 मिनट तक इसको में घंटी बज जाएगी। थैंक यू फॉक्सी एंड नैकन 2024। सोशल मीडिया पर जो हम लोग आए हैं, जब हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की शुरुआत हुई है, उसके बाद से इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए कई बार बहुत ज़रूरी हो गया। तस्वीरें हम भेज सकते थे, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते थे, इस पर काम कर सकते थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से अपने दोस्तों से मिल सकते थे। इन फीचर्स ने इसका उपयोग हमारे जीवन में काफ़ी बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब टेलीविज़न भी, ऑडियो विजुअल सारा सब कुछ हम इस पर देख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके सर्च इंजन के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें हासिल की। इसके जो जीपीएस फीचर हैं उसके माध्यम से हम बिना भटके हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो इसने हमारी बहुत मदद की और हम इसके साथ आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इसी क्रम में कुछ इस तरह के परिवर्तन भी इसमें आए हैं, जिससे जो खास करके जो हमारे 10 साल से 19 साल के बच्चे हैं, टीनेजर्स जिनको हम कहते हैं, उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहा होता है। वो बड़े हो रहे होते हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहा होता है, उनमें मानसिक परिवर्तन हो रहा होता है, उनके शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस उनमें आ रहे होते हैं। तो उनके लिए जो कंटेंट अब आ रहे हैं, वो जो कंटेंट आ रहे हैं वो उनको एडिक्ट कर रहे हैं। कंटेंट किस तरह से एडिक्ट कर रहे हैं कि उनका जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है, इस तरह के कैलकुलेशंस उसमें होते हैं कि वो एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए प्रायोरिटाइज हो जाता है और पर्सनलाइज्ड भी हो जाता है। जब बच्चे उसको देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं कंटेंट का, तो धीरे धीरे वो एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे एक सर्वे में बताया गया है कि 70% टीनेजर्स ने स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट जो हैं एडिक्टिव नेचर के होते हैं और वो उससे एडिक्शन का उसके यूज़र बन जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा एक एल्गोरिदम और काम करता है इसमें। वो काम करता है कि ज़्यादा देर तक बच्चों को सोशल मीडिया पे बनाए रखना। वो इसलिए बनाए रखना क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियां जो टेलीविज़न पर और रेडियो पर
या और माध्यम से जो एड्स देती थी, अब वो सोशल मीडिया पे आ गई हैं। तो बच्चों का जितना लंबा स्क्रीन टाइम होगा उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का मौका मिलेगा, उतना ही रेवेन्यू अर्न होगा। अब आप इसको कंक्लूड कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों को तो ये समझ लेना होगा कि हम लोग एल्गोरिदम के शिकार हो रहे हैं। हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हमारे निर्णय पर ही होना चाहिए, न कि किसी के द्वारा दिया हुआ रहे और हम किसी एजेंसी के एडवर्टीजमेंट के लिए लगातार उसमें काम करते जाएं। उससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मोटापा, नींद का नहीं आना, बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ाना और एंजाइटी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया कि हम लोग के सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अगला प्रश्न डॉक्टर शिप्रा के द्वारा। अगला प्रश्न श्रीमती पूजा केडिया से है। साइबर बुलिंग या साइबर धमकी क्या है? ये आजकल बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, इस पर थोड़ा आप हम लोग को बताएं इसके बारे में। नमस्कार, मैं पूजा केडिया। जैसे कि डॉक्टर चारू मोदी ने मेरा इंट्रोडक्शन किया था, मैं एक माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। तो मुझे लगता है क्योंकि एक सार्वजनिक मंच है तो ये प्रश्न बहुत ही व्याप्त है, मतलब टू द पॉइंट है। साइबर बुलिंग क्या होती है? साइबर बुलिंग का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग एप्स और ऑनलाइन दूसरे ऑनलाइन जो वातावरण है उस पर किसी भी तरीके से अश्लील फ़ोटोज़ भेजना या किसी भी तरीके से बच्चों को अपमानित करना। बच्चे क्या, बड़े भी इसका शिकार हैं। जिस भी तरीके से अफवाहें फैलाना, बिना सहमति के निजी जानकारियां या छवियों को साझा करना, निजी जानकारियों को संदेश भेजना, ये सारी ही बातें साइबर बुलिंग में आती है। इसमें सबसे बड़ा महत्व हमारे परिवार का होता है, हमारे गुरुजनों का होता है, हमारे पीयर ग्रुप का होता है और सबसे पहले माँ का होता है। आपके बच्चों में इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि वह किसी परेशानी से जूझ रहा है तो सबसे पहले आपके पास आके बोल सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम वहीं समाप्त हो जाती है तो आप इसके आगे शिकार ही नहीं बनेंगे। हम क्यों अपने बच्चों को फ़ोन का या किसी भी गेमिंग ऐप का या किसी भी चीज़ का इतना शिकार बनाते हैं? मेरी भले 20 साल की बेटी हो या 12 साल का बेटा हो, मुझे मालूम है कि आजकल नेट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डोपामीन रिलीज़ होता है। तो हमारे वजह से अगर अपने बच्चों का समाधान कर देंगे, हमारे तरफ से इतनी प्रशंसा मिलेगी कि वह खुद ही वो डोपामीन फैक्ट हमारे से ही अगर मिल जाएगा तो वो नेट के माध्यम से उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों से ऐसा संपर्क बनाएं, अपने आसपास ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि आपके बच्चों को साइबर बुलिंग का शिकार ना बनना पड़े। वर्चुअल दुनिया से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है हमें। उन्हें लगता है अगर कोई भी खाना आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रील्स बनाते हैं उसका। खाने से पहले जो हमारा एंशंट कल्चर था कि हम लोग पहले हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद करते थे ये खाना हमारे सामने आने के लिए, उसके जगह पहले हम लोग रील बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं और उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं कि हाँ अब ये हो गया है। तो क्यों हमारे आसपास का ऐसा वातावरण क्यों है कि लोग इसी चीज़ में उलझ के रह गए हैं? तो नेचुरल है कि अगर हमसे वो सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी तो वो साइबर की तरफ जाते हैं, राइट? तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। अगर हर चीज़ आपस में ही सॉल्व कर लेंगे, ये सार्वजनिक मंच बहुत ज़रूरी था इस बात को दर्शाने के लिए कि हम खुद ही समाधान है, जो समस्या है उसका समाधान हमारे पास ही है। उसके लिए ये मंच सबसे ज़रूरी है कि हर माँ, हर व्यक्ति इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि कोई भी किसी बुलिंग का शिकार ही ना हो। इसका निवारण हमारे अंदर ही है। चिंता अगर नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमें डेफिनेटली इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर बुलिंग से बचने के लिए परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपने अच्छा प्रकाश डाला। धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट को बहुत धन्यवाद। ये मेरा हम लोग का फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, अब हम लोग का राउंड 2 हो रहा है, इसलिए अगला प्रश्न फिर डॉक्टर जरीन से। आपने टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में बताया था डॉक्टर जरीन, उसी के संदर्भ में अब ये दूसरा प्रश्न भी है कि क्या किशोरियों को गर्भ निरोधक और आपातकालीन गर्भ निरोधक के इस्तेमाल की जानकारी देनी चाहिए या यह बहुत जल्दबाजी होगी?
आपकी राय में कौन सा गर्भ निरोधक उत्तम और सुरक्षित है? कृपया 4 और ये मिनट। वाला राउंड 2 है तो इसे सिर्फ 2 मिनट में आंसर दिया जाएगा, राइट? फास्ट। ये राउंड 2 है तो और फास्ट आंसर दिया नहीं, जाएगा। वैसा कुछ नहीं है, प्लीज। नहीं, राउंड 2 है ये। तो 4 मिनट्स अगेन फॉर ये द तो सेम। बहुत इम्पोर्टेंट 4 minutes। क्वेश्चन आपने पूछा है डॉक्टर नीलम, और हम डॉक्टरों में तो ये बहुत क्लियर कट है कि देना चाहिए, लेकिन पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि हर साल टीनेज प्रेगनेंसी 4 मिलियन इंडिया में होती है, तो काफ़ी बड़ी तादाद है। तो इसको रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक का अच्छा आधार है। WHO ने कहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन को किशोरियों तक पहुंचाओ। लोगों में ये भ्रम है कि कम उम्र में नहीं देना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन, इससे आगे प्रेगनेंसी में शायद खराबी होगा। लेकिन WHO कहता है कि सिर्फ कम उम्र होने से गर्भ निरोधक का प्रयोग मना नहीं कर सकते हैं। टीनेज गर्ल्स को भी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट के उपयोग का अधिकार है। ये हमारे सोसाइटी का बस भ्रम है, एक स्टिग्मा है कि इतनी छोटी लड़कियां को कैसे कॉन्ट्रासेप्शन दें। ये बिल्कुल गलत है, इनको अधिकार है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने का। फिर हम देखते हैं कि टीनेज गर्ल्स में आधा से अधिक प्रेगनेंसी अनचाहे होते हैं, जो उनके लिए असुरक्षित गर्भात और माताओं की मृत्यु का कारण बनता है। तो इसलिए इसको तो हमको प्रिवेंट करना ही है। तो अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए हेल्थ वर्कर का फ़र्ज़ बनता है कि मित्रतापूर्वक फ्रेंडली वे में कॉन्ट्रासेप्शन की अनेक विधियां बताएं। टीनेज गर्ल्स को कॉन्ट्रासेप्शन के लिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, और उनके सुपरविजन में ही बहुत सारा चॉइस है जो उनको बताया जाएगा। ऐसे तो कहा जाता है कि जितनी भी कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक एडल्ट्स में यूज़ होते हैं वो सब इन किशोरियों में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे वो कॉपर टी हुआ या इम्प्लांट हुआ, वो सब भी है, किया जा सकता है। वो अच्छे लंबा समय तक चलता है, अनफॉरगेटेबल कहा जाता है, रोज़ लेने का काम नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन इन लड़कियों के लिए वो कम्बरसम है, थोड़ा उनके लिए बोझिल हो जाएगा, इसलिए उतना नहीं यूज़ होता है। दूसरा है ओसी पिल्स। कुछ तरीक़े हैं जो सिलसिलेवार यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिल्स होता है जो डेली खाना है, परंतु भूलने का भी इनको संभावना है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच आ गया है जो सप्ताह में 1 बार लगाया जाता है, और इंजेक्शन आ गया है डिब्बा करके जो हर 3 महीने पर लेना पड़ता है। तो ये सब ये यूज़ कर सकती हैं, लेकिन हमारे समझ से इनके लिए ओसी पिल्स आसान है, डेली ले लेती हैं, या पैच यूज़ कर सकती हैं। फिर संबंध के यौन संबंध के समय भी कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्डोम, स्पर्मिसाइड। ये कहा जाता है कॉन्डोम के इस्तेमाल से कंक्लूड करिए। हाँ, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पर बोल देते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन टीनेज प्रेगनेंसी के लिए गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अधिकतर लड़कियां अनइंटेंडेड सेक्स एवं सेक्सुअल अब्यूज़ की शिकार होती हैं। इसे यौन संबंध के तुरंत बाद खाना होता है, अधिकतम 6 घंटे और 72 घंटे के अंदर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये टैबलेट के रूप में आता है, और सरकार ने इसे ओवर द काउंटर ड्रग कहा है, मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी यूज हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर जरीन। तो आपने ये आपने सुझाव दिया कि किशोरियों को गर्भ निरोधक के बारे में जानना चाहिए, बताना चाहिए, और उन्हें भी इसका होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि सेक्स सुरक्षित हो। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन शिप्रा के द्वारा। मेरा अगला प्रश्न फिर श्रीमती रूबी रानी सिंह जी से है। 21वीं सदी में डिजिटल साक्षरता का क्या महत्व है, और इसके बुरे प्रभाव पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है वो आज के डेट में आज के डेट का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। इसको हम डिजिटल साक्षरता मिशन भी कहते हैं। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है जब हम किसी भी वेबसाइट का उपयोग करते हैं, हम किसी को ईमेल भेजते हैं या किसी भी सोशल मीडिया का
को यूज़ करते हैं, का उपयोग करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल डिजिटल मिशन, लिटरेसी मिशन, और दूसरा होता है राष्ट्रीय और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, NDLM। भारत सरकार ने 2020 में इसके इंट्रोड्यूस किया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को, और इसके अंतर्गत इसका ये उद्देश्य था कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो डिजिटली साक्षर हो। वो इसलिए कहा गया था, इसलिए इसका उद्देश्य यही था कि उस परिवार में जो अडल्ट हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो डिजिटली साक्षर नहीं हैं, उनकी मदद की जाए और वो भी इस तेज़ी से बदलती डिजिटल होती दुनिया में अपना एक स्थान बना सकें। दूसरी बात कि 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए डिजिटल साक्षरता बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर हमें कहीं टिकट बुक करनी हो या बैंकिंग करना हो तो ये हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान हो गया, समय की बचत होती है। इसीलिए डिजिटल साक्षरता बहुत ही ज़रूरी है। हम आज के आंकड़ों की बात करें, 2021 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स थे। इनफैक्ट चाइना के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ऑनलाइन जानकारियों का सबसे बड़ा बाज़ार है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पक्ष कि इसके क्या क्या सकारात्मक, पहले मैं सकारात्मक रूप के बारे में बताऊंगी, फिर नकारात्मक। सकारात्मक चीज़ ये है, पहलू ये है कि डिजिटल साक्षरता हमारे काम को बहुत आसान कर दिया, समय की बचत हो गई है। हमने देखा कि कोविड पीरियड में जब हमारे स्कूल्स बंद थे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड रहा। जो हमारे टीचर्स हैं उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिया। कहीं हमें आने जाने है या किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो हम इमीडिएटली उसको यूज़ कर सकते हैं, विदिन सेकेंड्स हम मैसेजेस यहाँ वहाँ पहुँचा सकते हैं। नकारात्मक पहलू ये है कि इससे पेरेंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप कहते थे ये किताबें मत पढ़ो, ये पिक्चर मत देखो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आज के डेट में बच्चों को ऑनलाइन जानकारी है तो पेरेंट्स का कंट्रोल जो है बच्चों के ऊपर वो बहुत हद तक कम हो गया है। और जब बच्चे इंटरनेट पे रहते हैं तो उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यतीत हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो डिजिटल हो गया है और इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। इट हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट इमेजिन आवरसेल्फ विदाउट डिजिटल इंडिया, आई मीन डिजिटल वर्ल्ड। आपको लगता है कि कुछ बेसिक स्किल्स जो थे वो अब लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे मेंटल अरिथमेटिक्स, हैंडराइटिंग, ये सब, बिल्कुल, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, ये सारे भी डिजिटल लिटरेसी जहाँ अच्छी है वहाँ ये सब अब और आज के डेट वो खत्म हो रहे हैं जी। और आज के डेट में सभी को डिजिटली साक्षर होना बहुत आवश्यक है। वो तो है, बिल्कुल। मेरा प्रश्न मनीषा जी से है। किशोरियों की शारीरिक और मानसिक बीमारी को रोकने के लिए इंटरनेट की लत को कैसे छुड़ाया जाए और इसमें काउंसलिंग का क्या रोल है? मैम थोड़ा टाइम देना, बिकॉज 2 पार्ट में क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की लत को छुड़वाने की, तो ये बहुत ह्यूज टॉपिक हो जाता है। बिकॉज आप उसको किशोर होने तक की वेट नहीं करोगे, आप एडिक्ट होने तक की वेट नहीं करोगे। जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी, बहुत ही बचपन में शुरू करना है। प्रोसेस क्या है? 3 C's याद रखने हैं। पहला है कनेक्शन, अपने बच्चे के साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। कितना भी आपको लगे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमेशा अपने बच्चों से कनेक्टिविटी बना के रखें। कम्युनिकेशन, दूसरा C, हमेशा अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते रहें, चाहे वो आपकी अच्छी बातें हैं, बिकॉज वी ऑल आर फ्लॉड। अपने बच्चों के सामने परफेक्ट बनना बंद कर दीजिए, अपनी भी फ्लॉज बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्शियस पेरेंटिंग।
अपनी ईगो को अभी असाइड रखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज टाइम बदल गया है। जैसे अभी मैम ने कहा, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है इतने डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड में बच्चों को कंट्रोल करना। तो उसका रीज़न क्या है ये बहुत समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एडोलसेंट ब्रेन है वो हमारी तरह विकसित नहीं है। आप सब डॉक्टर्स हैं, आपको पता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होती है ब्रेन की आगे का हिस्सा, जो आपकी रीजनिंग के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए और आपका जजमेंट के लिए आपके काम करता है, ये एडोलसेंट बच्चों में अभी पूरी तरह से विकसित ही नहीं होता है। ये 25 साल की उम्र में जाके विकसित होता है। तो इसीलिए उनको अंडरस्टैंड करना और उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ 100% पेरेंटिंग काम करती है। पेरेंटिंग अगर आप कम्युनिकेशन, कनेक्शन और कॉन्शियस पेरेंटिंग के साथ करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा एडिक्ट बनेगा। वो बचपन से ही शुरू हो जाएगा, जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं वैसा। अगर अब बच्चा एडिक्ट बन चुका है तो हमने क्या करना है? पहली बात है इनिशिएट कम्युनिकेशन, और ये कहकर नहीं कि तुम ये काम बंद करो, ये कह के कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे से भी स्क्रीन छूटना मुश्किल होता जा रहा है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। हम बन के, खुद विक्टिम बन के अगर आप ये कहेंगे कि हाउ टू रिजॉल्व इट, हम साथ में ये डिसाइड करते हैं, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा। दूसरा अब है आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है। डिजिटल जो आप स्क्रीन का यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करना है। तब भी वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे ही पूछें कि क्या आपको लगता है जस्टिफाइड टाइम है जो हमें स्क्रीन पे बिताना चाहिए। तीसरा, कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करना। आप उस बच्चे को बोलिए कि हम कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं, तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। क्योंकि ये बिल्कुल कहना गलत है कि आज हम एडिक्ट्स नहीं हैं। नॉर्मली लोग 4 से 5 घंटे अपने फ़ोन्स या डिजिटल स्क्रीन्स पे बिताते हैं। तो ये बात अगर आप खुल के अपने बच्चों के सामने लाएंगे कि हमें भी उतनी ज़रूरत है इस एक्यूरेसी की, तब बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अब आपने बाउंड्री भी सेट कर दी, कॉन्सिक्वेंसेस भी बना लिए और साथ में आपने उनके साथ कम्युनिकेट भी किया। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है फॉलो थ्रू करने का। फॉलो थ्रू मतलब जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड किए हैं, अब वो ट्रबल करेंगे बच्चे। आप सोचोगे कि ये बहुत आसान हो जाएगा आपका काम, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपने हार नहीं माननी है एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों का ब्रेन वैसे विकसित नहीं है जैसे हमारा विकसित है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे कि लिव बाय एन एग्जाम्पल। जो आप करते हो बच्चे वही मिरर करते हैं। आप चाहोगे कि आप, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई टेक सम टाइम। आप चाहोगे कि बच्चे स्क्रीन पे नहीं बात करें, पर जब वो आपसे बात कर रहे हैं आप फ़ोन पे लगे हुए हो, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको खुद भी वो सब छोड़ना होगा जो आप अपने बच्चों से छोड़ने को कह रहे हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कि काउंसलिंग कैसे हेल्प कर सकता है। काउंसलिंग पूरी तरह से हेल्प कर सकता है। मैडम उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए प्लीज। काउंसलिंग पूरी तरह से हेल्प कर सकता है, क्योंकि एडिक्ट बनने के लिए कोई ना कोई रीज़न होता है। हर इंसान एडिक्ट नहीं बनता है, कोई ना कोई अंडरलाइंग इशू होता है। यहाँ वो ब्रोकन फैमिली से आते हैं बच्चे, यहाँ उनके घर में उनको प्रॉपर प्यार नहीं मिलता है, यहाँ वो सोशली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो काउंसलिंग इन सब चीज़ों को जानने में हेल्प करता है और उनको विद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी और मोटिवेशनल थेरेपी से अच्छे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, एंड विद द हेल्प ऑफ गुड पेरेंटिंग। थैंक यू मैडम, इट वाज वेरी एलैबोरेट बट इट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। जस्ट अ मिनट नीलम, हाँ जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट लोग आए हैं बाहर से, कृपया आप आवाज़ नहीं करें। क्या सुनाई देगा फिर बताइए? इतना इन लोग एंथुसियास्टिक होकर हमें ऑब्लाइज किए हैं। आई एम सॉरी टू से सो। अगला प्रश्न फिर अनिल तिवारी जी से कि सोशल मीडिया का जुड़ाव निसंदेह कई मायनों में जानकारी पूर्ण और फायदेमंद है, लेकिन किशोरियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव को कैसे रोका जाना चाहिए या हम कैसे रोक सकते हैं? हाँ, तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे ऐसा असर पड़ता है कि वो साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं, आइसोलेशन उनमें हो जाता है, बच्चियों में मोटापा, नींद की कमी, ये सब समस्याएं हो रही हैं। अब सवाल है कि हम कब समझें कि हम एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। अगर हम 3 घंटे से ज़्यादा
इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर सकारात्मक कंटेंट का कंजम्पशन नहीं कर रहे, तो हम ऐसा समझें कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं और इसका असर हमारे जीवन पे पड़ने जा रहा है। अब जो हमारे जीवन का जो दिन भर का टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में भी सोचें। आपको अपने स्टडी पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स परस्यू करना है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जैसे मान लिया आपको सिंगिंग में जाना है, म्यूजिक में जाना है, पेंटिंग में जाना है, उसको भी परस्यू करना है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना है, दोस्तों के साथ फिजिकली जिसमें आई टू आई कांटेक्ट हो वो समय बिताना है। तो अगर इन चीज़ों के लिए भी हम समय देते हैं तो स्वाभाविक है कि हम स्क्रीन टाइम को अपना कम करेंगे। अब कम करने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि हम आधे घंटे रोज़ कम कर दें। अगर 3 घंटा है तो हम आधे घंटे, अगर आधे घंटे नहीं कर सकते तो 10 ही मिनट से शुरू करें, लेकिन उसको कम करना शुरू करें। दूसरा, आप ये अपने आप को माने, भले आप पैसे दे के कंटेंट नहीं खरीद रहे हैं, डाटा के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप ये माने कि आप कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर सोवरेन होता है। कंज्यूमर फैसला करता है कि उसको क्या चाहिए और उसको क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप सकारात्मक और जो नकारात्मक कंटेंट है इसमें फ़र्क करना सीखिए और अपना ये टाइम बनाइए। दूसरा क्या है कि हेल्दी डिजिटल डाइट, ये आप डिजिटल डाइट जो है वो भी हेल्दी होना चाहिए। जैसे आप क्या कंज्यूम करें तो इसके बारे में आप सोचें। और नियमित जैसे एक व्यायाम है जो आपके जीवन को एक समग्रता प्रदान करता है, मेडिटेशन है, अच्छी नींद लेना है, अच्छा भोजन लेना है, सुपाच्य भोजन लेना है, इन सब चीज़ों को जीवन में शामिल करें जिससे हमारा जीवन पहले बहुत सुंदर था, हम उन चीज़ों को स्थान देते थे, तो उन चीज़ों को आप एक स्थान दें। दूसरा कि फोकस और डिस्ट्रैक्शन में फ़र्क करें। आप फोकस्ड हैं या डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम इनको फ़ोन करने जा रहे हैं या इस विषय पे गूगल करने जा रहे हैं, लेकिन हम करने कुछ और लग जाते हैं और आधे घंटे बाद हम कहते हैं कि भाई हम किस लिए फ़ोन उठाए थे, तब पता चलता है कि हम तो किसी को फ़ोन करने के लिए। ये बच्चों के साथ भी होता है, हम लोगों के साथ भी हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये आपका समय लेगा, तो आप फोकस से उन चीज़ों को जीतने की कोशिश करें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। और जो महत्वपूर्ण है, एक किरण हेल्पलाइन अच्छा भारत सरकार की अधिकारिता मंत्रालय, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। किरण हेल्पलाइन में 700 साइकोलॉजिस्ट और 700 साइकेट्रिस्ट 25 सेंटर में काम कर रहे हैं 24/7। अगर ऐसी मुसीबत है तो आप वहाँ भी फ़ोन करें तो आपको काउंसलिंग हो सकती है, समाधान मिल सकता है, आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद अनिल जी, कि किरण हेल्पलाइन भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है। और बच्चों से अनुरोध है कि अगर तुम लोग को किसी क्वेश्चन को पूछना है कुछ, तो एक चिट पर लिख के नाम और फ़ोन नंबर लिख के प्लीज़ दे दो, और उसके बाद हम लोग बाद में उसका आंसर देंगे। वन 1800-500-0019। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1800-500-0019। हालांकि आज मैंने ट्राई किया तो कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है। हर रोज ट्राई करेंगे तो लग इस जाएगा। राउंड का आखिरी प्रश्न है श्रीमती पूजा केडिया से। आधुनिक तकनीक की चुनौतियों से निपटने में किशोरियों के माता पिता और परिवार की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जिसका आधा से ज़्यादा जवाब तो अभी इनसे सबने जब किरण हेल्पलाइन के बारे में पूछ रहे थे तभी साझा हो गया था। मुझे लगता है परिवार, माँ सबसे पहले जननी जो होती है, वह हर स्टेज पे अपने बच्चों की रक्षा कर सकती है। वह गुरु होती है, मित्र होती है, सहेली होती है। इसलिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर वह खुद सारी चीज़ों से अवगत नहीं रहेगी तो अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती है।
आप सेपरेट नहीं रह सकती हो डिजिटल वर्ल्ड से, बिकॉज अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे सर्च करके दो, यू शुड बी नोइंग, आपको पता रहना चाहिए कि आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं। तो पहले तो आप खुद डिजिटली साउंड हो जाओ, फिर आप उस पे ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। जब आप प्यार से उसे कुछ चीज़ समझाओगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेगा। अछूते नहीं रह सकते, चाइल्ड फिल्टर लगा देते हैं हम लोग बोलते हैं कि मत देखो मत देखो मत देखो। क्या नहीं देखो, टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना उसे। जब आप उसे टाइम देंगे और उसके साथ बैठ के, मान लीजिए वो फ़ोन पे शुरू में जब PUBG आया था वो ऐसा एडिक्शन था कि सब ने मिलके जब एक नोटिस लिखा गवर्नमेंट को, तब इंडिया में कुछ टाइम के लिए उसे बैन किया गया था। मेरा बेटा जो अब 12 साल का है, उस वक्त 8 साल का था, उसे PUBG के बारे में सब कुछ मालूम था। अपने सिलेबस के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन अबैकस क्लास में जब वो गया और उसके टीचर ने उसका इंटरव्यू लिया तो वो PUBG के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें जानता था जो मुझे खुद नहीं पता थी। तब फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने बच्चों को, कहाँ जुड़ रहे हैं उनसे। क्यों नहीं हम उनको ऐसा वातावरण दे सकते हैं जिसमें वो डिजिटल मीडिया के जगह खुद आपसे जुड़े। जब आप उसके आइकॉन हैं, हम लोग आजकल जब मंच पे बोलते हैं ना कि आप स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि आपका सुपर हीरो कौन है, आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन है, तो क्या अभी भी बच्चों के जहन में वही है कि आपके माँ बाप है या कोई ऐसा आइकॉन है या डिजिटल मीडिया पे कोई ऐसा पर्सन है? नहीं। तो जुड़े अपने बच्चों से। उन्होंने जैसे समझाया, शी इज अ काउंसलर, उन्होंने बताया ना 3 C's, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने बच्चों से नहीं जुड़ेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, जब हम उन्हें टाइम नहीं देंगे तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी बात को समझें। तो इसीलिए हमारी जागरूकता तो सबसे पहले ज़रूरत है। हमारे मित्र जो उनको कह के चिढ़ा सकते कि अरे तुम्हारी मम्मी तो आउटडेटेड है। हम आजकल के बच्चों का कंसेप्ट है ना, जेन अल्फा है, जेन नेक्स्ट है, आई डोंट नो क्या क्या है। मतलब मेरी बड़ी बेटी और मेरे छोटे बेटे में भी एक जनरेशन का फ़र्क है, तो हम किस जनरेशन में आते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड। अपने बच्चों से कनेक्शन, यहाँ बैठे हुए सभी जन इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो इसका तो आंसर सबके पास है। बस समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और हम जब उनको बोलते हैं कि कमरा बंद मत करो, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी हमारे साथ भी हो सकती है, उसके लिए कमरा बंद करके स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल माताओं की जगह गूगल ने ले ली है, खाना बनाने की जगह स्विगी ने ले ली है। क्यों? इसे कर्व करना चाहिए ना। अगर हम अपने बच्चों के लिए उपस्थित रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि हेलो या अगर हम अपने बच्चों से कनेक्टेड रहेंगे तो गूगल, क्यों गूगल इतना, कोई भी चीज़ चाहिए, अच्छा बेटा तुम गूगल कर लो। क्यों गूगल कर लो? क्यों आप उसे बता नहीं सकते? अगर कोई रीति रिवाज है वो भी हम गूगल ही कर लेते हैं कि चलो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो यूट्यूब ही सही। हर चीज़ का प्रश्न तो आंसर, मतलब समाधान आपको स्वयं ही मालूम है। तो मुझे कि हम लोग इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें। बट एनी हाउ ये प्रश्न पूछा गया, मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक आप लोग को समझा पाई हूँ। बहुत है, इन बड़े बड़े लोगों के सामने एक माँ अपना छोटा सा पॉइंट रखी है। And if you've all understood ये लोग क्या क्या कह रहे हैं तो जोर से तालियां बजाओ। आई एम रियली थैंकफुल। So that means everybody is understood, right? इनके बाद अब हम लोग अपने एक्सपर्ट डॉक्टर नीरजा भातला को बुलाएंगे कि वो इस पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर नीरजा, सुप्रिया, सॉरी डॉक्टर सुप्रिया अरवरी। डॉक्टर सुप्रिया अरवरी तो यहाँ पर है। शी इज नीरजा भातला। डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल तो पीछे है। मैडम फोन कम यूज किया करो, ऐसे फिर प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम दैट व्हिच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। अरे टाइमर लगा 4 मिनट्स। सुप्रिया इज द फ्लेवर ऑफ द प्लेस। सुप्रिया नाम में सब कुछ है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस पैनल डिस्कशन में बैठ के, और आए हुए सभी बच्चियों को और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को और इतने इलस्ट्रियस पैनल सबको मेरा नमस्कार। आई थिंक ये जो हमारी आई हुई हैं बेटियां, उम्मीद है कि इनका इससे कुछ जानकारी बढ़ी होगी। यस,
हाथ खड़े करें किसको इसमें से कुछ नया पता चला, और कोई बात नहीं, नहीं भी समझ आया हो पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा भी बहुत अच्छा है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एज है जिस पे आप बैठे हुए हैं, किशोर अवस्था। और इसका हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि अब आप आगे की अपनी लाइफ के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिज़िकली अपनी मेंटल डेवलपमेंट करें, और बहुत अच्छी तरह से अपना रोल सोसाइटी में, अपने घरों में, अपनी वर्क प्लेस में निभाएं। और आई थिंक हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ बालिकाओं की शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और हम सब जो इस मंच पे आपको दिख रहे हैं, हम वो हैं जिनके माता पिता इस बात को समझते थे। तो जो कुछ भी हो, आपने अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ना है और आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है, और हर साधन को इस्तेमाल करना है। और जो आज के मुद्दे डिस्कस हुए उनके विषय में मैं कुछ ये कहूँगी कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो कोई देश में लॉज बने होते हैं वो यूं ही किसी की मनमानी से नहीं बनते हैं। ये नहीं होता है कि फ़लाँ ने ये सोचा आज और फ़लाँ ने ये सोचा कर, उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जाता है। और लॉज इस तरह से बने होते हैं जो मेजॉरिटी के लिए फ़ायदेमंद हों। और ख़ासकर जैसे विवाह के लिए रूल बना हुआ है कि 18 साल से पहले नहीं शादी करनी है, तो कोई कारण है उसमें, इसमें आपका फ़ायदा है। इसलिए आपको देखना है कि लाइफ में हमेशा लॉज का पालन करने की कोशिश करिए, वो आपके फ़ायदे में रहेगा। और ये जो टीनेज प्रेगनेंसी की, कॉन्ट्रासेप्शन की, हो सकता है आज आपको ये बातें अपने लिए रेलेवेंट नहीं लग रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनको आप याद रखोगे, ताकि जब आपको समय आएगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होगा। और आज की तारीख में जितनी बातें हुई सोशल मीडिया की, डिजिटल लिटरेसी की, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे लिए इतने साधन खुल गए हैं आज कि हम बहुत सोर्सेज से ज्ञान ले सकते हैं। पर जैसा क्या गया, याद रखें, सब कुछ गूगल पे सही नहीं होता है, और हम किससे परामर्श लेते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। हम राइट पर्सन से एडवाइस लें, कोशिश करें हम अपने माता पिता से बॉन्ड बनाएं। कहीं पे हमें लगता है नहीं, तो हम अपनी टीचर्स को ज़रूर करें। टीचर्स तो बहुत ही अहम होती हैं, एक सोर्स हमारे लाइफ में। टीचर्स जितनी एफर्ट देते हैं, जितना ध्यान देते हैं हमारे लिए, वो हमेशा लाइफ में लॉन्ग हमें फ़ायदा करता है। लेकिन एक बात ये भी याद रहे कि आजकल ना केवल नॉलेज के, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट के भी बहुत रास्ते बन गए हैं। किसी को भी अपने सपनों से रुकना नहीं पड़ता है इसलिए कि पैसे नहीं हैं। अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कैसे एक लड़की जिसके पेरेंट्स दोनों सिर्फ धोबी धोबिन का काम ही कर रहे थे, उसको यूएस के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। तो अगर पढ़ेंगे तो पैसे आपको कहीं ना कहीं से सोर्स आ ही जाएगा। तो कभी भी अपने आप को दबाव में नहीं समझना है। साइबर बुलिंग भी एक चीज़ है, लेकिन इवन बुलिंग इन द क्लासरूम्स, ये भी एक समस्या है। उसको भी आपको किसी से दबना नहीं है, आपको कभी ये नहीं सोचना कि इसके लिए मैं क्या करूं। तो नेट मेरा ये है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ आई हुई लड़कियों में से कोई डॉक्टर बनेगी, कोई टीचर बनेगी, कोई साइकोलॉजिस्ट बनेगी, कोई स्पोर्ट्स में जाएगी, कोई हो सकता है घर ही रह के अपना कोई कारोबार शुरू करेगी, लेकिन ज़रूर कुछ करेगी। और आज का दिन आप लोगों को याद रहेगा कि इस पे आपके विचारों को उड़ान मिली थी। Thank you so much. With that, can we have a... अब मैं आप सभी लोगों के लिए एक संदेश पढ़ना चाहती हूँ। आज समाज दूषित हो रहा है आधुनिकीकरण और तकनीक के दुरुपयोग के चलते। नई टेक्नोलॉजी लाभदायक है बशर्ते उसका सही उपयोग किया जाए। आज किशोरियाँ अनजाने में इसका दुरुपयोग कर रही हैं। फलस्वरूप उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसे हम सबों को मिलकर दूर करना होगा। डिजिटल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, साइबर बुलिंग इत्यादि एक खतरनाक वायरस की तरफ फैल रही है। परिवार, स्कूल, समाज तथा सरकार इस विषय को गंभीरता से ले ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत में किशोर किशोरियों की आबादी करीब पूरी आबादी की 21% है।
अतः आइए हम सब मिलकर इस गंभीर समस्या का निवारण करें। अब यहाँ उपस्थित बच्चियों से मेरा एक सवाल है, भारत में किशोर किशोरियों की आबादी कितनी है? यह एक आप इसका उत्तर दें और जो सबसे पहले देगा उसे हम एक प्राइज देंगे। गूगल करना अलाउड नहीं है ना? दिस इज नॉट बुलिंग। अपना हाथ उठाएं जो इस सवाल का जवाब जानते हैं। नहीं। भारत में किशोर चाहे बच्चे चाहे बच्चियों की आबादी कितनी है? ऑडियंस में कोई भी बोल सकते हैं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 43 million. 243 million. 243 million. This is not for doctors, but तो किसी you are close to it, but जल्दी not बोलो। 100% कॉपी करो ना, तुमको आता है ना करना? नहीं। How much? The right answer is 253 million, and it's 1/5 of the country's population. Not only that. 253 million. एंड इसमें से ये सारे हैं लड़का लड़की दोनों, इसमें से 47% केवल लड़कियां हैं। थैंक यू विनीता। Thank you. Thank you. Can we have a standing ovation for them? Or wait, hold on, wait. कुछ है, रुको. Now I invite our panelists and also invite and request Dr. Pramila Modi Madam and the three moderators to kindly present mementos to our learned panelists. Dr. Zareen Rahman. Immediately after that, we're going to start with the valedictory. Clap. Mrs. Ruby Rani Singh, you're requested to kindly come. Mrs. Pooja Kedia. Mrs. Manisha Mahajan. And Shri Anil Kumar Tiwari ji. Thank you everyone. All right, with that, can you have a big round of applause for all of them? आप सभी से अनुरोध है कि कृपया रुकें। Just for all the girls, थोड़ी भूख लगी है? थोड़ी। तो सब लोग जब निकलेंगे आस्ते से इसी द्वार से निकलना, सबके लिए एक सरप्राइज पैकेट है। मैं आप सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, द थैंक्स गिविंग। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे NGOs का, जिनमें मारवाड़ी महिला समिति एंड शाखा, पंजाबी ब्रादरी, रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा चाणक्य, लायंस क्लब हार्मनी, तेरापंथी जैन महिला समिति, आर इनवाइटेड गेस्ट, आर फैमिली फ्रेंड्स जो कि हमारे अनुरोध पे यहाँ आए, मदर्स, हमारे डॉक्टर्स और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको हमने एक अनुरोध किया था कि वो कृपया ज़रूर आएँ। तो आप सबको देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत ही आपको धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। मैं सारी प्रिंसिपल्स, टीचर्स और बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनमें प्रमुख स्कूल हैं रविंद्र बालिका विद्यालय राजेंद्र नगर, सेंट एल्बर्ट स्कूल पटेल नगर, अघोर प्रकाश शिशु सदन गोविंद मित्रा रोड पटना, चिल्ड्रंस हेवंस हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल राजेंद्र नगर। थैंक यू एवरीवन, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। मैं अपने सारे मेल मेंबर्स जो हमारे फीमेल इनवाइटेड गेस्ट के साथ आए, उनके हस्बैंड्स हैं, उनके बेटे हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ उपस्थित हुए। बिग थैंक यू टू एवरीवन। और हमारे मॉडरेटर्स, पैनलिस्ट, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी,
बच्चे जब भी, अभी हम जाएं नहीं, अब जितने हमारे बच्चे हैं वो एक सॉन्ग चलेगा वंदे मातरम और वो सारे यहाँ मंच पर आएंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल द मॉडरेटर्स एंड द पैनलिस्ट टू काइंडली बी देयर ऑन द स्टेज. Moderators and panelists are requested to kindly come on the stage because there will be a Vande Mataram presentation. एक with मिनट school चारू, एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए. अनिल जी, आज जो ये पैनल डिस्कशन हुआ है इसका प्रसारण आकाशवाणी से बुधवार को रात्रि 8:15 पे किया जाएगा. धन्यवाद सर. सर ने बताया इस कार्यक्रम का प्रसारण बुधवार को रात 8 बजे होगा, तो कृपया आप सभी अपना टीवी ऑन करें और अपने इस कार्यक्रम को जरूर जरूर देखें. डीडी न्यूज़ पर. लड़कियों से रिक्वेस्ट है वो अपना एक एक करके आगे आ जाएं. सारी लड़कियां, स्कूल गर्ल्स, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्कूल काइंडली कम और वंदे मातरम सॉन्ग प्ले करें. वंदे ऑन करिए. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं. धन्यवाद. बहुत बहुत अनाउंस करो. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इनवाइटेड गेस्ट से कि वो काइंडली बगल में दरबार हॉल में हाई टी ज़रूर लेकर जाएं. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रोसीड फॉर हाई टी एट दरबार हॉल. और बच्चों को हम लोग एक स्नैक पैकेट, जब वो लोग निकलेंगे उनके लिए एक एक स्नैक पैकेट है उनके टीचर्स के लिए. कृपया वो ज़रूर टीचर्स ध्यान दें कि वो उनको मिले बच्चों को. आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए. नहीं गिरेंगे, हम पकड़े आपको, बिल्कुल नहीं गिरने देंगे. बहुत अच्छा, वेल डन. मतलब टीचर हम भी यहाँ पे जो भी दीदी यहाँ से स्कूल से के हम लोग एक लास्ट स्लोगन रहता था एडोलेसेंस बचपन एक पेरेंटियल प्रेशर रहता है ना, दैट आई वुड लाइक टू स्पीक. पेरेंट्स को प्रेशर नहीं देना चाहिए क्योंकि एक इस उम्र में जो ये प्रेशर है वो गलत रहता है. मनीषा बोलिए ये बात. मेरे को ये चीज़ के That is why she is needed. She is needed counseling and counseling. Because these things we are facing, all teachers we are observing that how come these girls are getting out of the room. चलो चलो भाई, खींचो ना, फोटो खींचो. They are still arranging these children. Yeah, asking them to sit down. लास्ट टाइम जैसे ही लड़की लोग आ गई. Down on the stage, you know. I hope it doesn't come down. राज ले रहा है ना, राज सबके लिए लेगा. Don't worry, the photos will come onto your group. Don't worry. On your hall coordinators, faculty group पे आ जाएंगे.
All right, everybody look into the camera. Smile. On the count of 3, सबको अपना हाथ ऊपर करना है. 1, 2, 3. आवाज भी कर सकते हो. आवाज भी करना है. 1, 2, 3. सिर्फ इतना. अभी तक खाना नहीं खाया इसलिए ना. अरे कभी चिल्लाने को बोलना भी चाहिए, मजा आता है. रेडी अगेन. 3, 2, 1, कम ऑन. वेरी गुड. अभी बस है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा इनसे. हर एक को फिर 2-2 सब हो गया अभी. ऑलराइट गर्ल्स, फॉर्म अ लाइन and start moving outside. We need to, yes, only the first row, follow the teacher.